10th क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा हमसे इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i + 2j + 3k, बी वेक्टर इक्वल्स टू -i + 2j + k, and C vector equals to 3i plus j. Are such that a vector plus lambda times of b vector is perpendicular to C vector, then find the value of lambda. तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने हमसे बोला है कि a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, यानी a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, है ना। और जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है ना, क्योंकि उनका एंगल भी क्या बनता है 90 और cos 90 कितना होता है 0। तो इसलिए जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपस में दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, a प्लस लैम्डा b का डॉट करेंगे c वेक्टर के साथ और वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, 0 के इक्वल आएगा, 0 वेक्टर के इक्वल नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, a प्लस लैम्डा b निकालेंगे पहले। तो a प्लस लैम्डा b कितना आएगा, a वेक्टर लिख लो 2i + 2j + 3k प्लस लैम्डा b कितना है, -i + 2j + k। तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो पहले आप क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, 2i + 2j + 3k। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। लैम्डा की मल्टीप्लाई करो, लैम्डा क्या है यहाँ पर, एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। तो लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स तो कैसे होते हैं, मैंने बताया था एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन में बताया था। तो यहाँ पे -1 है, -1 इंटू लैम्डा यानी माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है, ये a प्लस लैम्डा b अभी नहीं आया कंप्लीट, अभी निकाल लेंगे। अब इनको ऐड करना है, यानी 2, अब स्केलर कंपोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट ऐड करने हैं i j k के। तो i का स्केलर कंपोनेंट 2 और इस वाले i का माइनस लैम्डा, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास क्या, a प्लस लैम्डा b। ये परपेंडिकुलर है किसी c वेक्टर के, और c वेक्टर में क्या गिवन है 3i + j। तो यानी इसका डॉट करना है इस पूरे वेक्टर का c के साथ। तो इसका डॉट करते हैं, a प्लस लैम्डा b का डॉट c के साथ। तो कितना आएगा, 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k डॉट 3i + j। तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे का स्केलर कंपोनेंट क्या है 1, और के का कोई स्केलर के यहाँ पर है ही नहीं, यानी के का स्केलर कंपोनेंट हम 0 लेंगे। तो प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 0, है ना। अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे हो रहा है आप ये मत पूछना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में कर लिया हमने। तो यहाँ पे कितना है, 3 × 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। तो कितना आएगा, 6 + 2 8। इसको इधर नहीं लिख के इधर लिखते हैं, 8 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा यानी माइनस लैम्डा, है ना। ये आपके पास ये आया है a प्लस लैम्डा b का डॉट c के साथ, और वो कितना आने वाला था एक्चुअली में, a प्लस लैम्डा b डॉट c 0 के इक्वल आने वाला था, यानी 8 माइनस लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखते हैं अपना आंसर। 10th का आंसर 8 आया, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर, है ना। चलते हैं 11th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। 11th क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि इफ़ शो दैट मोड ए इंटू बी प्लस मोड बी इंटू ए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में, है ना। और 20 CBS तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं 11th क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि शो दैट मोड ए इंटू बी प्लस मोड बी इंटू ए। अच्छा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ये आता रहता है, रिसेंटली भी आया था, अभी 2020 कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मोड ए इंटू बी प्लस मोड बी इंटू ए, ये क्वांटिटी जो है ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरी क्वांटिटी की, मोड ए इंटू बी माइनस मोड बी इंटू ए, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर एंड बी। अच्छा, ए और बी उसने बताया कि नॉन जीरो वेक्टर है ना, यानी ए वेक्टर इज नॉन जीरो, है ना, और नॉन जीरो ही क्या है, बी वेक्टर है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये शो करना है परपेंडिकुलर है, यानी अगर मैं अब देखो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो अभी दो क्वांटिटी जो है इसमें वेक्टर भी है और स्केलर भी है, क्योंकि मॉड है स्केलर क्वांटिटी है कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब इनका जब डॉट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, है ना, तो इनका डॉट जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। कितना आएगा देखो, मॉड ए इंटू बी प्लस मॉड बी इंटू ए, इसको ऐसे ब्रैकेट बना के डॉट मॉड ए इंटू बी माइनस मॉड बी इंटू ए। अब देखो स्टार्ट करते हैं, मॉड ए इंटू बी, ये पूरा इसके साथ डॉट करेंगे, ठीक है। तो मॉड ए, अब देखो मॉड ए का डॉट नहीं होगा मॉड ए के साथ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉड ए और मॉड ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी कभी डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर्स का होता है। तो मॉड ए इंटू मॉड ए और b इंटू बी, तो यानी b डॉट बी आएगा, क्योंकि b वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, अब माइनस आ जाएगा यहाँ पर, मॉड ए इंटू मॉड बी और b डॉट ए प्लस मॉड ए इंटू मॉड बी a डॉट बी, और प्लस मॉड बी इंटू, और देखो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस ही आ जाएगा एक्चुअली में, यहाँ पर मॉड बी इंटू मॉड बी ए डॉट ए। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में जो देखने वाली चीज़ है वो यही है, आप डॉट प्रोडक्ट कैसे लगा रहे हो, है ना। वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर गलती से भी इसके बीच में आ गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बड़े ध्यान से करेंगे। मॉड ए इंटू मॉड ए आपको पता है कितना होगा, मॉड ए का स्क्वायर, और बी डॉट बी कितना हो जाएगा, ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मॉड ए इंटू मॉड बी और बी डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं तो इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, प्लस मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी माइनस मॉड बी का स्क्वायर और मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और सेम क्वांटिटीज़ हैं, लाइक क्वांटिटीज़, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अच्छा, ये मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर, ये लेंथ है ना, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर, है ना। तो या तो 2 इंटू 3 बोल लो या 3 इंटू 2 बोल लो, बात एक ही आएगी, क्या 6, तो इक्वल होता है। तो इसलिए क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, क्या है, मैग्नीट्यूड है, और स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लाइक क्वांटिटीज़ हैं तो ये भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एंटायर रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंड में 0 आ जाएगा। तो हैंस वी हैव शोन दैट दिस क्वांटिटी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस क्वांटिटी बिकॉज इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसके बस देखने वाली जो चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर वो यही है, आप डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 12th क्वेश्चन में उसने कहा है इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। अगर ये दो बातें होती हैं तो हम बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं बी वेक्टर के बारे में। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे तो नहीं जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। अब देखो, अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो हम यहाँ से दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो दो कंक्लूजन्स क्या हैं, यानी ए वेक्टर 0 रहा होगा या फिर बी वेक्टर 0 रहा होगा, है ना।
या फिर ऐसा हुआ होगा कि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया होगा, तभी क्या आ रहा है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। आप लोग ऐसे देखो इसको, इफ़ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल्स टू 0, तो यानी इसका मतलब क्या है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर जो है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, और 0 इंटू कुछ भी कर लो आप 0 आएगा। तो इसलिए अगर 90 एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में, यानी परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो या तो ऐसा हुआ दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0 रहा होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों 0 होंगे, डिफ़ॉल्ट केस है। ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर 0 रहे होंगे, ऐसा हम लेंगे नहीं, लेकिन हम क्या मानेंगे, या तो ए वेक्टर 0 रहा होगा या बी वेक्टर 0 रहा होगा। ठीक है, और या फिर ऐसा हुआ होगा कि दोनों परपेंडिकुलर हो गए होंगे एक दूसरे के। इन दोनों के अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती जो डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दे। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में उसने हमसे कहा है कि ए डॉट ए जो है वो 0 आ रहा है, यानी एक वेक्टर का जो वेक्टर है वो उसका अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब किसी वेक्टर का ऑब्वियसली बात है, उनका डॉट, अगर कोई ए वेक्टर है तो इसका अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये वेक्टर 0 वेक्टर है। कैसे, अगर देखो ए वेक्टर ये है, तो अगर ये वाले वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट करें तो अब देखो ए वेक्टर के साथ ही क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री, है ना भाई। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का अपने साथ ही क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री, और उसके ऊपर ही आ जाएगा बिल्कुल सेम, है ना, कॉन्स्टेंट वेक्टर दे देंगे। लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है अगर ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर 0 हो, क्योंकि ए वेक्टर के नंबर भी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्या अभी ऐसा ए वेक्टर ये है तो ए वेक्टर, अब देखो यहाँ पे ऐसा मत सोचना आप कि ए वेक्टर एक दूसरा है दूसरा है ना, ये दो अलग अलग वेक्टर नहीं है, सेम वेक्टर ही है। तो एक वेक्टर अपने साथ अगर डॉट प्रोडक्ट अपने, मतलब एक वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, सिंपल कि ये वेक्टर 0 वेक्टर है। इसका सिर्फ ये रिजल्ट है, क्योंकि उसका दूसरा रिजल्ट ये नहीं आ सकता कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 इसलिए हो रहा है कि उसका एंगल अपने साथ 90 बन रहा है, क्योंकि एक वेक्टर का अपने साथ एंगल 90 बन ही नहीं सकता ना, वो एक वेक्टर तो अपने साथ ही ऊपर ही लाया कर देगा उसके, तो उन दोनों के बीच में एंगल की तो बात छोड़ दो आप। तो उसका अगर उसका डॉट प्रोडक्ट अपने साथ 0 आ रहा है तो उसका मतलब सिंपल ये है कि वो वेक्टर ही 0 वेक्टर है, जब इसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, तो अब इन दोनों की कॉमन कंडीशन क्या हो जाएगी, एक पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन की कॉमन कंडीशन क्या है, ए वेक्टर तो पहली कंडीशन में पता लग रहा है कि 0 है, और दूसरी कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है कि ए वेक्टर 0 रहा होगा या बी वेक्टर 0 रहा होगा। तो दोनों कॉमन कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर 0 वेक्टर रहा होगा, ए वेक्टर ही क्या रहा होगा, 0 वेक्टर रहा होगा। पहला रिजल्ट तो ये आ गया। अच्छा, ए वेक्टर के बारे में पता लग गया वो 0 वेक्टर है, ठीक है ना, ये रिजल्ट हमें पता लग गया। अब बी वेक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमसे ये पूछा गया कि बी वेक्टर कैसा वेक्टर होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एक वेक्टर 0 वेक्टर है, तो बी वेक्टर कोई सा भी वेक्टर ले लो आप, उसका डॉट प्रोडक्ट आप जब ए के वेक्टर के साथ करोगे तो वो रिजल्ट एंड में क्या आएगा, 0, है ना, क्योंकि ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है, तभी उसका अपने साथ क्या आ रहा है, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, उसके साथ 0 आ रहा है ना। अब यहाँ से अगर मान लो बी वेक्टर भी 0 हो सकता है ना, बी वेक्टर भी 0 वेक्टर हो सकता है, लेकिन बी वेक्टर हो सकता है कोई और वेक्टर हो जाए, 2y + j + 3k, है ना, कोई भी वेक्टर दुनिया का। तो लेकिन अगर मैं इसका जब भी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तब भी वो 0 आएगा, और बी वेक्टर का अगर 0 वेक्टर है तब भी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसका मतलब क्या है, ए वेक्टर पर कंडीशन डिपेंड नहीं कर रही, बी मतलब बी वेक्टर पर कंडीशन डिपेंड नहीं कर रही है। ए वेक्टर अगर 0 है तो बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो जाए उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ए के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, है ना, दुनिया का आप कोई भी वेक्टर ले लो, बी वेक्टर, ए वेक्टर अगर 0 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बी के साथ क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं 13 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, 3 वेक्टर हैं, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, यानी उनका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर = 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1, तभी वो क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 है। ठीक है, और उसने हमसे कहा है कि सच दैट ए वेक्टर + बी वेक्टर + सी वेक्टर = 0 वेक्टर, ए वेक्टर + बी वेक्टर + सी वेक्टर = 0 वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी + b डॉट सी + c डॉट ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना। मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होगा, यही तरीका इसमें अप्लाई करोगे आप तो ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर अगर है तो ऐसा रहा होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर भी क्या आएगा, जीरो वेक्टर का स्क्वायर आएगा, है ना, ये रहा होगा। अगर उनके स्क्वायर इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है वो क्वांटिटीज़ भी इक्वल रहेंगी, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटीज़ का स्क्वायर कर दिया तो वो भी इक्वल ही रहेगा, है ना, इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर ही रहेगा, है ना, जीरो वेक्टर का स्क्वायर भी क्या है, जीरो वेक्टर ही आएगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे। अब कैसे होगा ये, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन आगे। ए डॉट ए प्लस ए, अब देखो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। ये कितना आएगा, अब जीरो वेक्टर का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो वेक्टर का स्क्वायर जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगी क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो एंड में वो रिजल्ट आएगा जीरो, ठीक है, जीरो वेक्टर नहीं आएगा, जीरो वेक्टर का स्क्वायर जीरो वेक्टर नहीं आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, ए डॉट है कितना का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, यहाँ से सिमिलरली मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, और उसका एंड में मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए डॉट बी प्लस, और यहाँ पे बी डॉट ए क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो मैं इसको बी डॉट ए को फाइनली क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी लिख सकता हूँ, एक स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, ए डॉट बी है, बी, अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कॉम्यूटेटिव, तो बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ, तो एक ए डॉट बी है, एक ए डॉट बी है, तो कितना हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा, टू ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट में जो डॉट होता है बड़ा ध्यान से लगाना होता है, कहीं आप यहाँ पे लगा दो टू डॉट ए डॉट बी तो गलत हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इसमें किस में होता है, वेक्टर में, अगर स्केलर के साथ लगा दो तो गलत हो जाएगा, इसलिए टू ए डॉट बी। ऐसे सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली टू ए डॉट सी, बी डॉट सी भी लिख सकते हो आप पहले, और फिर प्लस टू ए डॉट सी, नहीं जीरो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वन, और वन का स्क्वायर कितना है, वन ही आ जाएगा, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट सी प्लस टू, यहाँ पर आप ए डॉट सी लिख लो, सी डॉट ए लिख लो, एक ही बात होती है, ए डॉट सी लिख लो, चलो, इज इक्वल्स टू जीरो। वन प्लस वन थ्री, और थ्री को मैं उधर ले जा रहा हूँ जीरो वाली साइड, तो माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ से टू कॉमन ले लिया इसमें से, तो कितना आ गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, है ना, और ये कितना आ गया, माइनस थ्री, और अगर मैं इस टू को उधर ले जाऊँगा तो डिवाइड में चला जाएगा ये, तो ये फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस थ्री अपॉइंट टू। तो इसी क्वांटिटी की हमें वैल्यू निकालनी थी और हमने निकाल दिया, आंसर कितना ना, माइनस थ्री अपॉइंट टू। एक बार मैं चेक कर लूँ, ए डॉट सी है, सी डॉट ए, सी डॉट ए है, तो आप लोग यहाँ पर एंड में, अब देखो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, तो अब इस स्टेप के बाद भी कर सकते हो वाला काम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉइंट टू। दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं अपना आंसर, 13 का माइनस थ्री अपॉइंट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर, है ना। तो बस आपको ये करना था, उसके बाद आपका फुल आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं 16th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। 14 क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो और बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो देन ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यानी इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, सॉरी, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है या फिर बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है ना। ऑब्वियसली बात, अगर इन दोनों वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया तो ए डॉट भी जीरो ही आना है ना। लेकिन हमसे बोला है कि बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, या कन्वर्स शायद ट्रू ना भी हो, है ना। वो हमसे बोल रहा है कि कन्वर्स ट्रू नहीं होना चाहिए इसका, तो हमें जस्टिफाई करना है कि कैसे नहीं होगा ट्रू, है ना। तो जस्टिफाई करेंगे कैसे। अच्छा,
अब देखो इन दोनों वेक्टर अगर कोई जीरो हो रहा है तो ए डॉट बी जीरो आ रहा है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर ए डॉट बी जीरो हो जाए तो इसकी दो कंडीशन निकल रही हैं, या तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो या फिर बी वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो रहा होगा, है ना। इन दोनों वेक्टर में से कोई जीरो वेक्टर रहा होगा, या फिर ऐसा होगा कि ए डॉट ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो गया होगा। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको शायद ना समझ आए, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा। है कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, उसने हमें स्टेटमेंट दे रखी है और बोला है कि अगर ऐसा होता है तो ये होगा, मतलब अगर ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है तो ए डॉट बी जीरो आएगा, आपको पता ही है। लेकिन उसने हमसे बोला है कि कन्वर्स के बारे में आप बताओ। देखो कन्वर्स जो होगा इसका ए डॉट बी का, उसकी दो कंडीशन होती हैं। ए डॉट बी का अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई जीरो है या फिर ए परपेंडिकुलर टू बी है। हमें ये प्रूव करना है कि जो कन्वर्स है वो इसके ट्रू नहीं होगा। मतलब कन्वर्स जो होगा ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो सिर्फ ये तब नहीं होगा कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से ज़ीरो हो जाए कोई वेक्टर, है ना। ये तब भी हो सकता है अगर ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाए। तो हमें बस ऐसा लिखाना है ए वेक्टर और बी वेक्टर को कि वो ज़ीरो ना हो लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो आए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखो ध्यान से दिखाएंगे कैसे दिखाना है। आप ए वेक्टर दुनिया का कोई भी वेक्टर ले लो, है ना। अब बड़ा ध्यान से लेना क्योंकि हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो दिखाना है। तो 2y प्लस जे माइनस के, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर। अब मेरे को ऐसा एक बी वेक्टर लेना है कि जिससे उसका डॉट, अब ये दोनों वेक्टर नॉन ज़ीरो होने चाहिए, है ना, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, वरना फिर आप शो नहीं कर पाओगे। नॉन ज़ीरो होंगे तो ही आप ये वाली कंडीशन शो कर सकोगे ए परपेंडिकुलर टू बी है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, तो अब बी वेक्टर जो है, अब मैं कैसे कोई ऐसा वेक्टर लूँ जिसका डॉट प्रोडक्ट इसका ज़ीरो आ जाए। तो कैसे ले सकते हैं, देखो -2y ले लूँ, -2y, है ना। देखो कैसे हो जाएगा इसका, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 2 -4, या इसको -2i मत लो, इसको सिर्फ i लो, i प्लस जे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो 2 और -2, हाँ तो इसको ऐसे ले लो, माइनस यहाँ पर ले लो i -2j और k को छोड़ दो। अब अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो देखो कितना आएगा, 2 -2 प्लस 0 और एंड में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा काम हो गया यहाँ से। तो आप यहाँ से अब देखो, ये आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं, है ना, लेकिन फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दोबारा से देखना एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। उसने आपसे बोला कि एक स्टेटमेंट है, ए वेक्टर अगर 0 वेक्टर है, बी वेक्टर 0 वेक्टर है तो ए डॉट भी 0 हो जाएगा, आपको पता है ये हो जाएगा। उसने बोला कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, आपको ये बताना है कि इसका कन्वर्स ट्रू कैसे नहीं होगा। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, हम पहले कन्वर्स में क्या लेते हैं, उल्टा चलते हैं। तो कन्वर्स में हम इस कंडीशन को उठाएंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 जब हमारे पास होता है तो हमने पढ़ रखा है कि जब ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है तो या तो ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई 0 वेक्टर रहा होगा, ये दोनों रहे होंगे, है ना, या फिर ऐसा हुआ होगा कि ए परपेंडिकुलर टू बी होगा। लेकिन उसने हमसे ये बोल रखा था कि ये कंडीशन तो उसने भी बताई थी कि ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई 0 रहेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बात जब है, अगर मैं इसको प्रूव कर दूँ कि ये वाली कंडीशन होगी, मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी होगा, तो भी उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो मैंने दो ऐसे नॉन ज़ीरो वेक्टर लिए, मेरे को नॉन ज़ीरो लेने हैं क्योंकि उन्होंने बता रखा 0 तो उन्होंने खुद भी दे रखे, तो मैंने नॉन ज़ीरो 2 वेक्टर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग वाला काम है ना। आप चाहे तो एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हो जो मैंने लिखे सेम, वरना आप थोड़ा सा लगा के कर सकते हो इतना काम। तो ये दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ध्यान से आप चेक करोगे 0 आएगा, है ना। मैंने करके भी दिखाया था अभी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है फिर भी परपेंडिकुलर है, तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो बस ये आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया, तो आपने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, चलते हैं 15th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो ना, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अच्छा ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं कितने, 1 2 3, 1 2 3,
बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं आपको -1 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं आपको 0 1 2। ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको निकालना है एंगल ABC। आपको पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक सी बात है, 9 10 में सिखा दी जाती है। एंगल ABC का मतलब क्या है, जो एंगल ABC होगा यानी इसको आप सिंपली एंगल B भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि बीच वाला जो होता है वो उसी एंगल बनता है। तो यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो यानी आप AB वेक्टर और AC वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दो, है ना। आपको पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको वेक्टर से बड़ा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। आप पहले AB वेक्टर निकाल लो। AB वेक्टर अगर मैं निकाल लूँ क्योंकि इसको ऐसे पढ़ेंगे ना AB, हाँ तो नहीं, ये AB वेक्टर नहीं होगा, ये AB वेक्टर नहीं है, ये BA वेक्टर है ना, क्योंकि वेक्टर हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे AB, ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट इसका कौन सा है, B, तो पहले B आएगा, तो यानी BA वेक्टर, ठीक है। तो BA वेक्टर लिखेंगे इसको, मैं इसको रब कर दूँ जरा यहाँ पे, BA वेक्टर और BC वेक्टर। तो आप BA वेक्टर निकाल लो यहाँ से। BA वेक्टर कैसे निकलेगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस -1 यानी 2i, प्लस 2 माइनस 0 यानी 2j, प्लस 3 माइनस 0 यानी 3k। और BC वेक्टर कितना आएगा, C माइनस B यानी 0 माइनस -1 यानी 1 यानी i कैप, प्लस 1 माइनस 0 प्लस j कैप, प्लस 2 माइनस 0 यानी प्लस 2k कैप। BA और BC आपके पास दोनों वेक्टर आ गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको पता ही है, तो कितना होता है वो, लेट्स से दिस BA वेक्टर इज A वेक्टर, ठीक है। सिंपल मैं A वेक्टर बोल रहा हूँ अभी के लिए, और इसको मैं B वेक्टर बोल रहा हूँ। तो आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो A डॉट B हम निकाल रहे हैं यहाँ से। A डॉट B निकालोगे तो कितना आएगा, A डॉट B 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A एक स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9 4 4 8 9 17। और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 6। एंगल कितना आ जाएगा एक्चुअली में यहाँ पर, cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट B कितना आ रहा है 10, अरे √17 इंटू √6, है ना, √17, तो √17 √6 यानी cos थीटा इक्वल्स टू, देखो अंडर रूट में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, 10 अपॉन √102। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर, cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। दिस इज योर आंसर। cos इनवर्स से थोड़ा ऐसे मेरा ऐसे बनता है, मैंने चेक करते हैं अपना आंसर, एंगल क्यों अजीब सा आ गया थोड़ा, ऐसे केस में चेक कर लेना चाहिए। हाँ, तो आंसर यही आ रहा है, cos इनवर्स 10 अपॉन 102, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था ना, इसमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आपको पता थे ABC, आपने कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए, आपको एंगल ABC निकालना था। अगर आपको यही नहीं पता एंगल ABC का मतलब क्या है, तो फिर तो क्या ही करोगे अब इसमें, है ना। तो एंगल ABC आप फिर भी एक बार सीख लो, ये जो बीच वाला होता है इसी को एंगल बोलते हैं, ये एंगल होता है। अगर मान लो लिखा होता है एंगल ACB, तो इसका मतलब क्या है, एंगल C, क्योंकि बीच में क्या है C, ठीक है। तो उसी पे C बनेगा, उसी पे एंगल बनेगा, यानी एंगल B। तो आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना था, ठीक है। तो चलते हैं 16th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में हमसे कहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 to 7, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 6 3, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3 10 -1। आपको ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर शो करने हैं। तो 3D में अगर आपके पास से क्वेश्चन होता तो बहुत इजी हो जाएगा 3D में जाकर ऐसे क्वेश्चन करने, कोलिनियर वाले, है ना, आते रहते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो 3D के मेथड से अगर हम करें तो 2 मिनट में हो जाएगा। अगर मैं AB के डायरेक्शन रेशोज़ निकाल दूँ और BC के डायरेक्शन रेशोज़ निकाल दूँ, तो प्रोपोर्शनल अगर आ जाएँ तो ये वेक्टर ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो करके देखते हैं। AB के मैं डायरेक्शन रेशोज़ निकाल रहा हूँ, यानी उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले AB वेक्टर चाहिए,
और यहाँ पे बी सी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर कितना आएगा, ए बी वेक्टर बी माइनस यानी 2 - 1 आई कैप प्लस 6 - 2 4 जे कैप प्लस 3 - 7 - 4 के कैप। बी सी वेक्टर के क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी बी सी वेक्टर क्या आएगा 3 - बी यानी 3 - 2 आई कैप 10 - 6 प्लस 4 जे कैप -1 - 3 -4 के कैप। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1, उसका क्या है 1, तो 1/1 = 4/4 = -4/-4 है ना, और इसका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है प्रोपोर्शनल है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है। उनका मतलब क्या है, वो पैरेलल वेक्टर है, और क्योंकि उनमें एक पॉइंट कॉमन है बी, तो इसका मतलब क्या है वो एक ही लाइन पर लाया करेंगे, यानी ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। दोबारा देखते हैं, कोई ए बी वेक्टर था ये, ठीक है, और बी सी वेक्टर भी कोई था ऐसे ही, और उनमें क्या हुआ, अभी दोनों वेक्टर कैसे हैं, डायरेक्शन रेशियो उनके प्रोपोर्शनल का मतलब है पैरेलल है, कोलिनियर नहीं पैरेलल है ना। वैसे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर एक ही होता है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। लेकिन अभी क्या हुआ, ए बी वेक्टर ये हो गया और बी सी वेक्टर को ये हो गया, लेकिन उनके क्या है डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आ रहे तो पैरेलल वेक्टर हो गए। लेकिन उनमें क्या है बी पॉइंट कॉमन है ना, अगर ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, तो और उनमें देखो यहाँ पर डायरेक्शन का पंगा पड़ गया थोड़ा सा, है ना। चलो कोई नहीं, ए बी वेक्टर या है बी सी वेक्टर, इन दोनों में क्या है एक बी पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है ये एक ही लाइन पे चल रहा होगा कहीं, यानी इस टाइप का वेक्टर होगा। अगर देखो मैं जोड़ दूँ इसको तो कैसे बनेगा, ये बी और सी है ना। तो अभी देखो क्योंकि इनमें बी पॉइंट कॉमन था तो एक ही लाइन पे आ गए, इसका मतलब क्या हो गए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये, एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएंगे कोलिनियर। तो डायरेक्शन रेशियोज वाला मेथड बेस्ट रहता है, ये वाला मेथड, इससे 2 मिनट में निकल जाए, 2 मिनट में आप कोलिनियर शो कर सकते हो। ठीक है, और मेथड्स भी आएंगे तो हम बात कर सकते हैं उनके बारे में आगे। फिलहाल तो आप ये वाला मेथड कर लो, ज़्यादा घुसोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कहीं एक मेथड भी ना सीख पाओ, है ना। तो एक मेथड ये वाला मैंने आपको बता दिया, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बता देंगे। चलते हैं 17th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। 17th क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है शो दैट द वेक्टर 2i - j + k i - 3j - 5k एंड 3i - 4j - 4k फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे। पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, अच्छा, तो इसको सपोज करो मैंने ए को, फर्स्ट वाले का पॉइंट मैंने ऐसे ले लिया, फर्स्ट वाले का एक काम करो, इसको पहले वाले को आप ऐसे लिखो, ए वेक्टर 2i - j + k। नेक्स्ट वेक्टर इज बी वेक्टर, है ना, हम मान रहे हैं उसको अपनी तरफ से i - 3j - 5k। सी वेक्टर कितना आ जाएगा 3i - 4j - 4k। ये ए बी सी 3 वेक्टर हमने ले लिए। उसने हमसे बोला है कि अभी आपको शो करना है कि तीनों क्या है फॉर्म ये वर्टिसेस फॉर्म कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तो उसका मेथड बताता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। अभी तो हमने ए बी सी को मान लिया, लेकिन उसने हम तो देन रखा था ए बी सी वेक्टर है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, ए वेक्टर जो है कहीं पर भी होगा, सपोज करो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये ए वेक्टर है। अगर ये ए वेक्टर है और मैं इस पॉइंट को ए लेता हूँ, ये ओरिजिन, तो यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे 2 - 1 एंड 1 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बताता हूँ आपको, अगर नहीं समझ आया कैसे आया है। हम क्या करते थे 3D स्पेस में, मैंने आपको बताया था कोई भी पॉइंट x y z, है ना। अब 10.2 में बताया था मैंने, कोई भी पॉइंट x y z स्पेस में, और ये मैंने ले लिया पॉइंट P। तो अगर मैं इसको यहाँ से ओरिजिन से जोड़ूँ, तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला पॉइंट को एक वेक्टर OP वेक्टर क्या होता है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखते हैं, xi + yj + zk। तो बस हमारे पास ये वाली फॉर्म में वेक्टर गिवन था, हमने क्या करा, हमने सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं यहाँ से, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हो, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो क्या बनाओगे 2y, है ना, 2 - 0 2y + -1 - 0 - j + 1 - 0 k, तो फिर भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये बी पॉइंट है,
ऐसे सिमिलरली बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 1 -3 -5। और कोई एक सी पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं 3 -4 -4। ठीक है, ये पॉइंट जिसको थोड़ा सा इधर करके लिखना पड़ेगा। पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं वाला, है ना, इसको इधर बना लो। तो ये इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसको अगर मैं फिगर को ज्वाइन करूँ, थोड़ा 3D में यही प्रॉब्लम होती है, बच्चों को समझ नहीं आता, इमेजिनेशन का खेल होता है सारा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ऐसे, ठीक है, तो अभी देखो 3D में अगर आप इसको इमेजिन करो थोड़ा सा, ये सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 -4 और -4। अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो हमसे वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की। ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये हवा में जो है, इसकी बात कर रहा है। आपको ये शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कैसे शो करोगे इसको, है ना, तो कैसे शो करें इस ट्रायंगल को। देखो इस क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन थे, है ना। आपको ये कोऑर्डिनेट्स नहीं पता थे कैसे निकालने, कोऑर्डिनेट से ही हम काम कर सकते हैं। अब अगर आपको देखो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से इक्वल होता है ना। पाइथागोरस से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो और मैं ये वाला फंडा यहाँ पे लगा दूँ, तो यानी अगर मैं ए बी वेक्टर यहाँ पे ए बी वेक्टर निकाल दूँ और बी सी वेक्टर निकाल दूँ, और वो ए सी वेक्टर की जो ये जो लेंथ है ना, या फिर एक काम करो आप सिंपल ए बी वेक्टर की लेंथ निकालो, बी सी वेक्टर की लेंथ निकालो और ए सी वेक्टर की लेंथ निकालो, और तीनों लेंथ का स्क्वायर कर देना। और किन्हीं भी अगर दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ गया ना, तीनों वर्टिसेस हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, कंडीशन मेन ये होगी, इन तीनों का स्क्वायर करना है आपको निकालने के बाद, और कोई भी दो का अगर सम तीसरे के बराबर आ गया तो वर्टिसेस हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के। करते हैं कैसे, है ना, देखते हैं कैसे हो रहा है ये। मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा ऐसे, तो कितना आएगा वो देखो, ए बी वेक्टर, तो ए से बी तक जोड़ने वाला वेक्टर। ए बी वेक्टर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ, ये ए, ये बी, ये सी, तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, बी माइनस ए, तो यानी 1 - 2 यानी -1, यानी -i, -3 -1, तो यानी -3 -1 यानी कितना हो जाएगा ये, -3 + 1 यानी -2, तो -2 j कैप, -5 -1 यानी -6 k कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। अब आप यहाँ कहेंगे बी सी वेक्टर निकाल लोगे, बी सी वेक्टर क्या आएगा c - b यानी 3 - 1 2i, -4 यानी -4 + 3 यानी -j, -4 प्लस यानी -4 + 5 यानी +k, है ना। आप इतना तो निकाल ही सकते हो ना। अब वेक्टर कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। अगर नहीं निकालने आ रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं सकता इसको करने का। ए सी वेक्टर निकाल दो यानी c - a, तो 3 - 1 3 - 2 i कैप, -4 प्लस यानी -4 + 1 यानी -3 j कैप, -4 - 1 यानी -5 k कैप। ठीक है, अभी तीन वेक्टर आ गया। इनका मैग्नीट्यूड अगर मैं यहीं कैलकुलेट कर दूँ तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 + 4 + 36 √41, ये कितना आ जाएगा भैया, 4 + 1 + 1 यानी √6, 1 + 9 सॉरी हाँ 1 + 9 + 25 यानी कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा, है ना। अब इनका स्क्वायर करना है आपको, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, √41 का स्क्वायर 41, और इसका कितना आ जाएगा 6, और इसका कितना आ जाएगा 35। आप चेक कर सकते हो इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 35 + 6 किसके इक्वल आ रहा है ये 41 के। यानी इसका मतलब क्या है, ए बी वेक्टर के हाँ बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। और यही मैं आपको बता रहा था कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे के इक्वल आ जाए तो ये वर्टिसेस हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल
ट्राइंगल के, और उसी मेथड से हमने शो कर दिया कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैंने आपको पूरी फिगर वगैरह यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी थी पहले। अब तो सिंपल वहाँ पे कैलकुलेशन वाला काम था, वो तो आपने सीख ही लिया। चलते हैं 18 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। 18 क्वेश्चन में हमसे कहा है इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, है ना। ए वेक्टर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, यानी जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है, और ऑफ मैग्नीट्यूड ए, अच्छा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो ए के इक्वल है, सिंपल ए के इक्वल, एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर। लैम्डा क्या है, नॉन जीरो स्केलर। तो आपको देन लैम्डा इंटू ए वैक्टर इज अ यूनिट वैक्टर इफ, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक निकालना है। तो लैम्डा इंटू ए इज यूनिट वैक्टर। अच्छा, लैम्डा ए यूनिट वैक्टर होगा कब, यानी कि लैम्डा यूनिट वैक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, है ना। दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन में, होता कुछ नहीं इनके अंदर। अब यहाँ पर इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ मोड को, लैम्डा और ए, तब भी ये 1 के इक्वल ही रहेगा। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है ए के इक्वल है, तो यानी ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 मोड लैम्डा। तो लैम्डा देन लैम्डा इज यूनिट वेक्टर इफ, तो लैम्डा ए यूनिट वेक्टर जब ही हो सकता है जब ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 मोड लैम्डा, यानी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। दोबारा बताऊंगा कैसे हुआ ये। डी ऑप्शन है, ठीक है। उसने हमसे बोला था कि ए इज़ अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। ए क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है ना। और एक लैम्डा है कोई नॉन जीरो स्केलर, ठीक है, उस समय मतलब नहीं, लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है कोई भी। उसने हमसे पूछा है कि लैम्डा ए यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या होगी, यानी लैम्डा ए यूनिट वेक्टर हो गया, हमने मान लिया कि वो हो गया, अब हम कंडीशन निकाल रहे हैं। तो लैम्डा अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। अब मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी लगाई, मोड लैम्डा को अलग करा और मोड ए अलग करा, यहाँ से मोड ए की वैल्यू रखी ए, तो ए की वैल्यू सिंपल यहाँ से क्या ही 1 लैम्डा, क्योंकि ऑप्शन ए में था तो इसलिए मैंने ऐसे निकाला। अगर ऑप्शन सिर्फ ये होता लैम्डा इक्वल्स टू 1 तो भी हम इसको यहीं पे छोड़ सकते थे, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ। ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.3 बेस्ड ऑन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, वो बहुत छोटी एक्सरसाइज है ना। देन वी हैव मिसलेनियस, और एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको भी करना जरूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर वेक्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया फिर 3D में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।